नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 22 फेब 2023 का पेपर में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सेंग्यूनिटी इज इक्वल टू डैश द नेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। तो देखिए, मैं ये ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। कहाँ समझाया है इसको मैंने? जब मैं 2023 का पेपर दिसंबर वाला आप लोग के साथ डिस्कस करा, उसके पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी मैथमेटिक्स इसकी पूरी समझाई है आप लोगों को। सो जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा उनको ये आइडिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाकर ये दिसंबर 2023 का जो पार्ट 1 है मैंने अपलोड करा है, उसमें वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और वहाँ मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा है, ठीक है, कि ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सेंग्यूनिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए। ओके, अच्छा, मैं एक काम और करूँगी कि मैं इसको कॉन्सेप्ट विद PYQ में अलग से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं PYQ सॉल्व कराते वक्त ना मैं बहुत से कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ और फिर आप लोग वही चीज़ सेम चीज़ मुझसे पूछते हैं और फिर मुझे लगता है कि ये तो मैंने पढ़ाया है लेकिन कहाँ पढ़ाया मुझे खुद ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो मैं इसको अलग से भी अपलोड कर दूँगी, जिससे आप वहाँ पर भी जाके कॉन्सेप्ट विद PYQ में इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पर देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब फेब में भी देखिए आया है, फिर दिसंबर वाले एग्जाम में भी आया है, ठीक है ना। और वहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ इनब्रीडिंग जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप का हाफ होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2, ठीक। और वहाँ मैंने प्रॉपर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर समझाया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है इफ़ 1% ऑफ मेल इन अ पॉपुलेशन एग्जिबिट कलर ब्लाइंडनेस व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन। मतलब किसी पॉपुलेशन में अगर 1% मेल जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हेट्रोजाइगस वुमेन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हार्डी-विंगवर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये तो पता चल गया, हार्डी-विंगवर, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1, ठीक। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा क्या फॉर्मूला एक है, p + q इज इक्वल टू 1, ठीक। ये दो फॉर्मूले हम लोग हार्डी-विंगवर में पढ़ते हैं, अब यही हमें यूज़ करना है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है हेट्रोजाइगस वुमेन होने की क्या फ्रीक्वेंसी है। हेट्रोजाइगस मतलब ये वाला पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, 2pq की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो बस अब देखिए यहाँ पर p हमें नहीं पता है, q हमें पता है। q क्या है, 1% मेल, 1% का मतलब 1/100, मतलब q की वैल्यू कितनी आई, 0.01 आ गई। अब जब q की वैल्यू पता है, p + q इज इक्वल टू 1 होता ही है, तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - q, मतलब 1 - 0.01 मतलब 0.99 आ गया q। अब हमें क्या हो गया, हमें p की भी वैल्यू पता लग गई, p की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड, 0.99, q की वैल्यू पता चल गई। अब तो एकदम आसान है, 2 × p × q हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0198। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस वुमेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप आप समझ गए हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हार्डी-विंगवर इक्विलिब्रियम का आपको ऑनलाइन ऐसे MCQs मिल जाएंगे, आप प्लीज़ इसको लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना बहुत आसान होते हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, p + q इज इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला ये याद करना था और एक 2pq आपको। यहाँ पर हेट्रोजाइगस क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, तो ये वाला हेट्रोजाइगस पोर्शन होता है, आपको पता है इस फॉर्मूले में ना। तो बस वैल्यू पुट किया, आंसर हमें मिल गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपसे पूछ रहा है द टोटलिटी ऑफ डेलेटेरियस एलील इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज, ठीक। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है जेनेटिक लोड की, ठीक है ना। अब ये जो जेनेटिक लोड टर्म है, इसको फिर से वही नाम JBA सेल्डेन, बार बार कह रही हूँ, उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। 1957 में ये टर्म देते हैं JBA सेल्डेन जेनेटिक लोड, और इसको डिफाइन करते हैं कि जो ये जो जेनेटिक लोड है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की एवरेज फिटनेस है उसमें क्या आ जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाती है, ठीक। क्या आ जाती है,
रिडक्शन आ जाती है। क्यों रिडक्शन आ जाती है? क्योंकि ये जो डेलेटेरियस म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है ना, जो एक्यूमुलेशन ऑफ डिसएडवांटेजियस जीन का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो पॉपुलेशन की एवरेज जो फिटनेस है उसमें रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का कौन सा बोन पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है, एज अ टीचर कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पता हो, बट फिर भी मैंने आपके रिविजन के लिए यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर ये पिक्चर लगा दी है पेंडिकुलर स्केलेटन की और एक्सियल स्केलेटन की, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। जैसे आप हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी बॉडी का मेन एक्सिस, देखिए एक्सियल नाम इसका पड़ा है क्योंकि आपके मेन एक्सिस की बोन की बात कर रहे हैं, सेंटर की, ठीक है। इसके अलावा जो साइड की बोन है ये किस में आएंगी? ये सब पेंडिकुलर में आएंगी, ओके। अब देखिए, लेकिन ये चीज़ें तब हेल्प करेंगी जब आपको ये पता होगा कि अच्छा हाँ ह्यूमरस कहाँ की बोन है, हैंड की बोन है कि कि आपके चेस्ट की बोन है। अगर आपको यही नहीं पता है तब तो कोई हेल्प नहीं हो सकती ना। इस वजह से आप लोग बार बार इसको रिवाइज करिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सियल स्केलेटन में आपसे पूछा है कौन सी बोन पार्ट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ह्यूमरस पार्ट नहीं है, ह्यूमरस अपेंडिकुलर के पार्ट है। अगर आप देखो तो ये हमारी ह्यूमरस रेडियस अल्ना और यहाँ पे फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस, ये सब है ना, ये सारी बोन है। और ये गर्डिल की बोन आती है। और यहाँ पर क्या आता है? आपके स्कल की बोन आती है, आपकी स्टर्नम आती है, जैसे यहाँ पे स्टर्नम दिया है। मेंडिविल आता है क्योंकि आपके स्कल का ही पार्ट है मेंडिविल। ये सैक्रम मतलब ये आपकी बैकबोन, आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ह्यूमरस। ह्यूमरस किसका पार्ट है? पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, ठीक। तो ये इमेज अपने रूम में कहीं लगा लीजिए और बार बार देखा करिए जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, और बोन भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और इस क्वेश्चन में देखिए, आपका पेपर इस बार OMR पैटर्न में होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़िएगा। नॉट आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो नॉट लिखा होता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आधा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं पढ़ेंगे, इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, और आंसर दूसरा लगा के चले आएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। जैसे पेन, आप इस बार तो आपके पास पेन पेपर रहेगा तो आप उसको ऐसे मार्क कर लीजिएगा, अच्छा नॉट, जिससे आपका फोकस उस चीज़ पे रहे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा द बुक कल्चर, बायोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी वॉज ऑथर्ड बाई, मतलब ये जो किताब है कल्चर, बायोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डेमोग्राफी, इसको किसने लिखी है? तो किसने लिखी है बताते। सो ये बुक है किसकी? एरिक एबेला रॉथ की। ये कौन है? ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डेमोग्राफी पे बहुत काम किया, इसी वजह से आप इनकी बुक का नाम भी देख सकते हो, ठीक। इसके अलावा इन्होंने और कहाँ पर काम किया है? साउथ केन्या में, ठीक है ना। इनका HIV पे भी काम है, ये HIV पे भी वर्क कर रहा है इन्होंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम वॉज डिटरमाइंड बाई, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23 पेयर्स ह्यूमन की बात हो रही, ठीक है, या फिर 46 क्रोमोसोम, इसको किसने दिया था, ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर किसने इसके बारे में बात की? सो ये किसने दिया है? G.O.N. लेवान ने, ओके। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बार PYQ में ये PYQ है, प्रीवियस है क्वेश्चन है, बिकॉज एक बार ये मैचिंग में से आ चुका है, ठीक। और या फिर इनकी बुक भी पूछी गई है एग्जाम में, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ ये पूछे जा चुके हैं, या तो इनकी बुक पूछी गई है और या फिर ये मैचिंग में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ह्यूमन प्राइमेट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, मतलब आपसे पूछा इसमें से कौन सा नॉन ह्यूमन प्राइमेट है जो इंडिया में नहीं पाया जाता, ओके। सो देखिए इसमें लॉरिस है, प्रेस्बिटस है, मैकैक है, पैपियो है। तो ऑब्वियस सी बात है पैपियो मतलब बैबून। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, इथियोपिया वगैरह रीजन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैपियो, ओके। चलिए 38 के बाद 39 ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस क्वेश्चन को मुझे बताना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मैं CUET के पेपर में नेट के जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर लिस्ट बताई है, जो भी नेम ऑप्शन के अलावा जो नेम थे वो मैंने आपको नोट कराया था। तो मैं आशा करती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनोवा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40,
आप ये सारे नाम जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। 40 में पूछा है द थीम ऑफ द 15 कोल्ड स्प्रिंग हार्बर सिम्पोजियम ऑन क्वांटिटेटिव बायोलॉजी हेल्ड इन 1950 वॉज। 1950 में जो एक सिम्पोजियम हुआ था, ठीक है, ऑन क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, उसके थीम क्या था आपसे पूछ रहा है। ओरिजिन ऑफ मैन, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, माइक्रो एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं, इसके कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलता है, मैं इसके थ्रू एक चीज़ समझाना चाहती हूँ आपको। तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे सारा निकाल के पुराना इस पे यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, ठीक है ना। देखिए 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है, उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और उस 20 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन नहीं मैटर करता, आपका JRF नहीं मैटर करेगा। आपका JRF मैटर करेगा ये 80 क्वेश्चन के साथ आप क्या कर रहे हो, है ना। 20 क्वेश्चन तो इधर उधर का कहीं से डाल देंगे, कोई बुक डाल देंगे। अब जैसे पीछे जो बुक पूछी गई थी रॉथ की, वो उनकी फेमस एक इकलौती बुक है जो फेमस है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको उनकी एक ही बुक आपको मिलेगी ऊपर, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे लगभग आप समझो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे डालेंगे ही अलग से, उससे नहीं मेरिट बनती इस 80 क्वेश्चन में कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो आप इस 80 पे फोकस करो, अपना टारगेट बना के चलो 85, ठीक है, 85-90 ऐसे अपना टारगेट, मीडियोकर अपना वो टारगेट बनाएंगे आप लोग। 85-90 अपना टारगेट बनाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है 75-70 तक आएंगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि 70 क्वेश्चन इधर सही कर लूँ, सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर में 30 सही कर लूँगा, नहीं, इधर कम से कम 85 प्लस अपना टारगेट बना के रखिए, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन तो हर किसी को दिक्कत होता है, हर कहीं से भी ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक। लेकिन 85-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर से, आपकी नोट से, इग्नू से, EPG से, यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप जो है आपके सिलेबस से ही आते हैं, ठीक। तो उस पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 41 इन क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है इन सेंसस स्लम्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। सेंसस में स्लम को कैसे डिफाइन किया। देखिए स्लम को अलग अलग तरीके से डिफाइन करा जाता है, जैसे UN की डिफिनीशन स्लम की अलग है, ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछ रहा है कि जो सेंसस है इंडिया का, वो स्लम को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो देखिए जो सेंसस ऑफ जो इंडिया है वो स्लम को कैसे डिफाइन करता है। वो स्लम को क्या कहता है, कि ऐसी जगह जहाँ का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इनएडिक्वेट है, और दूसरी चीज़ जहाँ पर क्या है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा, ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पर जगह से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ये जो हाउसिंग स्टॉक और एसेट्स इन स्लम 2011 का जो सेंसस का रिपोर्ट है, ये मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए कि स्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। स्लम से रिलेटेड आपसे सेंसस से रिलेटेड डेटा पूछा जा सकता है। वैसे तो है ये सोशियोलॉजी का पोर्शन, लेकिन अब अगर आप में क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक। तो मैं इसको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैं वहाँ पर डेफिनेशन पे मैं भी डाल दूंगी कि एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन जो है वो सेंसस जो है वो में स्लम की है, ठीक। तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी और PDF भी डाल दूंगी, जिससे आप इसको देख लीजिएगा एक बार। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ANC मतलब ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTG। PVTG में कौन सी कम्युनिटी को, इसमें से कौन सी कम्युनिटी है, मतलब 2 कम्युनिटी हैं जिसको इंक्लूड करा गया है। अब PVTG जिन बच्चों को नहीं पता, बार बार बताती हूँ, PVTG का फुल फॉर्म क्या है, पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक। अब PVTGs कितनी है टोटल इंडिया में, 75। अब आपसे पूछा जा रहा है इन 75 में से आपको बताना है कि ये 4 में से कौन सी आती हैं इन 75 में। ओके, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था PTG। इन द ईयर कब किस ईयर में बदला गया, 2006 में। PTG का फुल फॉर्म क्या था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था। ओके, ठीक है। तो अभी 75 जो PVTGs हैं आप में से, उसमें से ये आपको 4 पहचाननी है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है कल को इन लोग को आगे अगर क्वेश्चन और टफ करना हो तो ये स्टेट वाइज आपसे पूछ लेंगे। जैसे पूछेंगे कि MP में कि कौन सी ये 2 PVTGs लिस्ट में से बताइए, तो ये ऐसे क्वेश्चन टफ कर देंगे। तो आप लोग लिस्ट देख कर जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो 2 PVTGs हैं इसमें से वो कौन
तो यहाँ पर पहली जो पीवीटीसी है वो है टोटो और दूसरी जो है वो गदाबा है। ठीक है, टोटो कहाँ की पीवीटीसी है मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, वेस्ट बंगाल की है, और गदाबा कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला पूरा रीजन। ठीक है, तो ऐसे आपसे स्टेट वाइज भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो लिस्ट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 42, 43 यहाँ पर आपसे पूछ रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इज प्राइमरली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन। कम्युनिटी को किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? कॉमन क्या? लैंग्वेज कॉमन, कॉमन रिलीजन, कॉमन सेंटिमेंट, या फिर कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, यहाँ पर भी दो ऑप्शन आपको पिक कर। तो देखिए, जो कम्युनिटी होती है उसमें क्या होता है, एक तो कॉमन सेंटिमेंट सबका होता है, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा उनके कॉमन जियोग्राफिकल होता है। एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते हैं और उनकी क्या होता है, कॉमन सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे क्या, ट्राइबल कम्युनिटी हम लोग बोलते हैं ना, तो कोई ट्राइबल कम्युनिटी है क्या, वो उनका एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया होता है और उनके सेंटिमेंट्स भी कॉमन होते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी और डी। सी और डी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स आर, अभी तक ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में हाँ कभी। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। सबसे पहले सेक्रेड वर्ड का मतलब समझिए। सेक्रेड वर्ड दिमाग में आते ही कौन दिमाग में आ जाना चाहिए, दुर्खीम आने चाहिए कि नहीं। दुर्खीम ने सेक्रेड और प्रोफेन में अंतर बताया था, और जब ये आता है तो आपकी मैम भी दिमाग में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मैम ने आपको उसको पढ़ाया है। और एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, कुंभ मेले का। कुंभ मेले का एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, कि जो जगह जहाँ पे पूजा पाठ हवन लोग स्नान कर रहे हैं संगम में, वो जगह क्या है, सेक्रेड है, क्योंकि वो पूजा पाठ वाली जगह है। और दूसरी जगह वही कुंभ मेले में कैसी होती है, जहाँ पर मेला लगा होता है, झूले होते हैं, लोग इंजॉय करने जाते हैं, वो जगह क्या हो जाती है, प्रोफेन हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत किसकी है, केवल सेक्रेड की है ना, तो हम ये सब हटा देंगे। ओके, ठीक है, तो ऐसे रिवाइज करना चाहिए कि सेक्रेड वर्ड आया तो एक बार दुर्खीम आ जाए दिमाग में, उसके बाद फिर एलपी विद्यार्थी भी आ जाए, सेक्रेड स्पेशलिस्ट, सेक्रेड ज्योग्राफी ना। चलिए तो अभी इस पे आते हैं। तो यहाँ और ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है जंगल, छोटा छोटा जंगल, जिसको हम लोग वुड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि सेक्रेड ग्रुप का क्या एग्जाम्पल है इसमें, मतलब कौन सा ये जो 4 नाम आपको दिए गए इसमें से कौन सा सेक्रेड ग्रुप का एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 नाम जो है, जो हमारे करेक्ट ऑप्शन भी है, पहला है सरना और दूसरा है जहेरा। अब सरना क्या है, सरना के बारे में बताती हूँ आपको। देखिए सरना जो है ये साल ट्री के छोटे से जंगल को, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पेड़ भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ट्री भी हो सकती है, या फिर छोटा उसका वुड भी हो सकता है। तो साल ट्री का अगर कोई इंडिविजुअल पेड़ है या फिर उसका कोई छोटा जंगल, कोई छोटा जंगल है, सॉरी फॉरेस्ट है या फिर वुड है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सरना बोलते हैं। और ये जो छोटा नागपुर की ट्राइब्स हैं, छोटा नागपुर रीजन की जो ट्राइब्स हैं, वो सारी इसको क्या करती हैं, इसको पूजती हैं। ठीक है, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वैसे इसको क्या बोला जा रहा है, सेक्रेड ग्रुप बोला जा रहा है। ऐसा नहीं बोल दिया जा रहा है कि अच्छा ग्रुप है, ठीक है, छोटा जंगल है, छोटा वुड है, नहीं, कैसा है, सेक्रेड है, पूजनीय है। क्यों, क्योंकि ऐसा आप समझिए जब हम लोग टोटेमिक पढ़ते हैं तो वो इसको क्या कर रहे हैं, टोटेमिक साइन की तरह है, क्लान साइन की तरह है, उनसे उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। वो मान रहे हैं कि हाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सोल है, इसके अंदर डीटी है, उसको अपनी डीटी मान रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर आत्मा है, उसकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से तो छोटा नागपुर रीजन में जो साल ट्री के जो होते हैं उसको सरना बोलते हैं। दूसरा आता है जहेरा। जहेरा कहाँ पर होता है, ये जो जहेरा है ये उड़ीसा में बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप को जहेरा बोलते हैं। ठीक, इनमें भी क्या होता है कि लोग इसको अपना एज अ डेटी, जैसे आप लोग अगर गांव से आप में से कोई बिलोंग करता होगा तो आपके गांव में देखिए ग्राम देवता होते हैं ना, ग्राम देवता, कुल देवता, मतलब अलग अलग देवता होते हैं। और अगर आपके यहाँ कभी पूजा होती है तो उसमें कहते हैं आपके ग्राम देवता क्या है, आपके कुल देवता क्या है। तो वही हो सकता है कि इन जो ये उड़ीसा में जो ट्राइब्स हैं वो उनके ग्राम देवता हो सकता है, ये जो जहेरा पूरा है पूरा, मतलब ये जो सेक्रेड ग्रुप है हो सकता है उनके ग्राम देवता हो। ठीक है ना, तो वो तो उसी को क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है ना, अच्छे से। तो ये करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिसमें कुछ आप नया सीखो। अब यहाँ पर तो नया सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैं
ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो भी है, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, और मैं नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट से जो कि पीजी में है उससे ये आशा करूँगी, उससे ये एक्सपेक्ट करूँगी कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कि डोमिनेंट कास्ट अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, जो एक 4 इंपॉर्टेंट बेसिस इन्होंने दिए हैं डोमिनेंट कास्ट किसी भी आपको किसी भी अपने गांव में, मान लीजिए आपका विलेज है और आपको पता करना है कि आपके विलेज की डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, तो आप ये जो अलग अलग बेसिस दिए हैं एम एन श्रीनिवास में, आप उस बेसिस पे बता सकते हो, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो भी डाला, आई थिंक शॉर्ट्स में ही डाला है, तो जिसको नहीं पता है प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है नहीं पता होना। देखिए अब यहाँ पर है लैंड ओनिंग है, न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस है, वर्ना सुपोजिशन या फिर रिचुअल प्योरिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब एक तो जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा हो, दूसरी क्या है न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस। इसके अलावा कौन सी होती हैं वो आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, और मुझे भी बताइएगा, ओके। चलिए तो हाँ, करेक्ट ऑप्शन ए बी मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछ रहा है क्रिस्टेव वॉन फ्यूरर हेमिंड्रॉफ, जो कि इनका हेमिंड्रॉफ का पूरा नाम है, उन्होंने कौन सी ट्राइब स्टडी की है? कोया, कोंडा रेड्डी, गोंड या फिर यनादी। देखिए मैंने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनके सारे ट्राइब जितने भी इन्होंने ट्राइब स्टडी की है मैंने आपको नोट कराया है, बट यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन बता देती हूँ। देखिए इनके जो राइटिंग है ना, जितनी भी इन्होंने राइटिंग की है, जितनी भी इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, वो ज़्यादातर उसी पे हैं जिन ट्राइब पे इन्होंने काम करा है, ठीक। जैसे इन्होंने चेंचुस पे काम करा है, देन इन्होंने नेकेड नागा पे काम करा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इनकी बुक का नाम पता होगा तो आप इनकी जो है ये ट्राइब भी आप पहचान लोगे। जैसे कोंडा रेड्डी है और दूसरी गोंड है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, बिकॉज देखिए इनकी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है? द रेड्डीज ऑफ बिशन हिल्स, द रेड्डीज ऑफ बिशन हिल्स। किस ईयर में आई थी? 1945 में, ओके। और इसके अलावा इनकी दूसरी बुक क्या है? द राजगोंड्स पे इन्होंने काम किया है, कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑफ अदीलीबाद 1948 में, ठीक है, 48 में, ठीक। तो ये गोंड और ये रेडिस कोंडा रेड्डी, ठीक। तो इनके वर्क से आप इनकी ट्राइब को आप पहचान सकते हो कि इन्होंने किस ट्राइब पे काम किया। जैसे इन्होंने मैंने आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको बताया है आपको, जहाँ पर मैंने सारी ट्राइब बताई हैं कि इन्होंने मैं यहाँ पर फिर भी लिख दे रही हूँ, इन्होंने नागास पे काम किया है, नेकेड नागा जो उनकी बुक है, चेंचूस पे काम किया है। इसके अलावा मैंने 2 आपको बता दी, इन्होंने अपातानी ट्राइब पे काम किया है, ठीक है, नेपाल के सेरपास पे काम किया है, ठीक है, बगोरिया भिल्स पे काम किया है, कोन्याक नागास पे काम करा है, ठीक। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट जो है ट्राइब्स है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 40 कौन सा था? 7, हाँ 47 पे चलते हैं। 47 में पोर्टलैज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पोर्टलैज में क्या होता है आपसे पूछा है? फीस्टिंग होती है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है, गिफ्टिंग होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक। देखिए समझाती हूँ। देखिए पोर्टलैज जो है वो लगभग कुलारिंग की ही तरह होता है, लेकिन पोर्टलैज और कुलारिंग में एक चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पोर्टलैज में जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, कुलारिंग में एक्सचेंज होता है, ठीक। एक्सचेंज जो है चीज़ों का वो कुलारिंग में तो होता है, लेकिन पोर्टलैज में क्या होता है? नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर और जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं, मतलब अगर आप ये ऑप्शन हटा दो एक्सचेंज वाला, तो फीस्टिंग होती है, उसके बाद फिर अपनी कम्युनिटी में अपनी प्रभुत्व दिखाने के लिए कि कौन ज़्यादा अमीर है, अपनी रईसी दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है और गिफ्ट भी दिया जाता है, लेकिन एक्सचेंज नहीं होता गिफ्ट का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ABC हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ओके। एक्सचेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कुलारिंग और पोर्टलैज में यही अंतर। 48 में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिटन बाय वेरियर एल्विन। एल्विन की कौन सी किताब है? द मिथ ऑफ मिडिल इंडिया, द मुंडास ऑफ एंड देयर कंट्री, द नेकेड नागास, द मुरिया एंड देयर घोटुल। तो ये तो नाम हटा दीजिए तुरंत, द नेकेड नागा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये किसकी बुक है? हेमिंड्रॉफ की बुक है, तो एकदम तो सी ऑप्शन तो आपका हट गया, सी ऑप्शन यहाँ से हट गया, सी ऑप्शन यहाँ से हट गया, मतलब ऑप्शन इधर सेकेंड सही है और 4 सही है। तो वेरियल एल्विन की किताब कौन सी है? एक सेकेंड इसको मैं हटाती हूँ।
पहली तो द मिथ ऑफ मिडिल इंडिया और दूसरी बहुत फेमस बुक है द मूरिया एंड देयर घोटुल। इन्होंने काम भी किया है मूरिया ट्राइब पे, ठीक है। घोटुल क्या है? डॉमेट्री है, बार बार बताती हूँ, डॉमेट्री याद कर लीजिए, डॉमेट्री एग्जाम में पूछी जाती है। चैनल पे वीडियो भी बनाया है डॉमेट्री का, ठीक है। तो मूरिया ट्राइब के जो एंड देयर घोटुल, घोटुल क्या है उनका? डॉमेट्री है। तो ए और डी मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन, ओके। 49 आपसे पूछा है स्वेडेड एज अ फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाई। स्वेडेड फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कौन प्रैक्टिस करता है? देखिए सबसे पहले ये है क्या? ये है कुछ नहीं, ये झूम कल्टीवेशन का दूसरा नाम है, झूम, या फिर आप जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हो, ठीक। उसका आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग नाम होता है। मैं इसकी लिस्ट जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो स्वीडन नेम है इसको खासी और बैगा यूज़ करते हैं, ठीक। खासी और बैगा में ये कहाँ किस नाम से जाना जाता है? स्वीडन फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 पूछ रहा है आइडेंटिफाई 2 फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम डिक्लाइन होने के 2 फैक्टर आपको बताने हैं। ऑप्शन देखिए, द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट फ्री ऑक्यूपेशन, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी सिस्टम एंड रोल प्लेड बाय सोशल थिंकर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी और सी होगा। बिकॉज देखिए अगर आप ऑप्शन बी देखिए तो यहाँ पर है कि कास्ट फ्री ऑक्यूपेशन, मैंने आपको बताया था कल कि जजमानी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, एक जजमान होता है, एक कामिन होता है, ठीक है, और उसमें कैसे वर्क एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक। लेकिन कास्ट फ्री ऑक्यूपेशन आ जाने की वजह से अब किसी भी कास्ट का इंडिविजुअल कोई भी जॉब कर सकता था। पहले क्या था कि आप पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, आप पर्टिकुलर काम करते थे, ठीक। तो ये चीज़ होने की वजह से जजमानी सिस्टम था। लेकिन जब कास्ट फ्री ऑक्यूपेशन आ गया तो उसकी वजह से जजमानी सिस्टम पहली चीज़ तो डिक्लाइन हुआ। दूसरा क्या है कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी सिस्टम था, जैसे विलेजेस वगैरह में क्या होते थे, जमींदार होते थे, ठीक है। तो जमींदार ये क्या होते थे? यही हेड होते थे, ठीक। तो ये किसकी तरह? जजमान की तरह काम करते थे और इनके लिए काम करने वाले कौन होते थे? कामिन होते थे, ओके। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी सिस्टम डिक्लाइन हो गई, जमींदार वगैरह जमींदारी सिस्टम वगैरह खत्म कर दिया गया, तो उस वजह से भी जजमानी सिस्टम क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछ रहा है द न्यूलिथिक कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। न्यूलिथिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रही है। ऑप्शन देखते हैं, सेमी परमानेंट सेटलमेंट, कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, ठीक। देखिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो पहला ऑप्शन कि सेमी परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, मिलेट्स का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था और कैटल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी का प्रोडक्शन देखने को गया। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ था, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पूछा द सिरामिक टाइप दैट कैरेक्टराइजेज द इंडियन प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर। मतलब कौन से सिरामिक टाइप है जिससे हम इंडिया के प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा है ऑप्शन में देखिए, नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, सदर्न ब्राउन पॉलिश वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर या फिर ऑक्रे कलर पॉटरी। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला एक तो नदर्न पॉलिश वेयर पाया जाता है, ठीक है, दूसरा पेंटेड ग्रे वेयर और तीसरा ऑक्रे कलर पॉटरी, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल ट्रेड्स आर पेयर्ड करेक्टली। यहाँ पर कुछ कल्चरल ट्रेड्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली पेयर्ड है, ओके। पेबल टूल्स के सामने लिखा है एनविल, रॉक आर्ट अपर पैलियोलिथिक में, फ्लेक टूल्स फ्लूटेड कोड टेक्निक से बनाए जाते हैं, माइक्रोलिथ्स कंपाउंड टूल्स, ओके। देखिए समझते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पेबल टूल्स एनविल टेक्निक से बनाए जाते हैं, एकदम सही है। रॉक आर्ट आपको पता है, रॉक आर्ट, केव आर्ट, ये सब अपर पैलियोलिथिक में पाया गया है। उसके बाद फ्लेक टूल्स फ्लूटेड कोड टेक्निक, नहीं ये ऑप्शन गलत है। फ्लूटेड कोड टेक्निक किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्लेड टूल्स बनाने के लिए, कोड से ब्लेड टूल्स बनाने के लिए फ्लूटेड कोड टेक्निक यूज़ करते हैं, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा। और माइक्रोलिथ्स से क्या बनते हैं? कंपाउंड टूल्स। मैंने कई बार बताया है आपको कि माइक्रोलिथ्स मतलब ऐसे छोटे होते थे, अब इनको किसी मान लीजिए छोटा सा ऐसा कोई एरो बनाया गया, ठीक। अब ये छोटे होते थे, हमेशा किस पीरियड में? माइक्रो को कहती हूँ हमेशा, माइक्रो मिजो, एक साथ याद करिए। तो मिजोलिथिक पीरियड में अब इनको क्या किया जाता था? किसी शेफ्ट के साथ बांध दिया जाता था। तो मान लीजिए इसको
इसको किसी शेफ्ट के साथ यहाँ पर बांध दिया गया और फिर इसका यूज़ करते थे किसी एनिमल पे ऐसे फेंक कर हंट करने के लिए। ओके, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड, मतलब दो, क्योंकि अलग अलग टूल को मिला के बनाया जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलते थे, कंपाउंड टूल बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ए बी डी मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। द इंडस सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज एन अर्ली अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन जो इंडस सिविलाइजेशन है उसको एक अर्ली अर्बनाइजेशन सेंटर की तरह कंसीडर किया जाता है, क्यों? ऑप्शन देखते हैं। एविडेंस ऑफ अर्लियर ओवरसीज ट्रेड एट लोथल, कि जो लोथल में अर्लियर ओवरसीज मतलब दूसरे देशों से ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं। दूसरा है आयरन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आर्मरी एंड वारफेयर, ओके, कि मतलब आयरन का यूज़ करते थे। प्लान्ड टाउनशिप ऑन ग्रिड पैटर्न एट धोलावीरा एंड नेक्स्ट है सिविक स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बाथ अंडर गुड ड्रेनेज एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताते हैं। सो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है कि ओवरसीज ट्रेड होते थे। मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग ने 2023 का जो पेपर सॉल्व किया था लगभग ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो वर्डिंग है वो अलग है बस। ओके, तो वहाँ पर भी ऐसे था, तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि हाँ ये लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे। ठीक है, लेकिन ओवरसीज जैसे उसमें लिखा था कि ओवरसीज तक फैला था, नहीं फैला नहीं था, ट्रेड जरूर होता था। और लोथल क्योंकि इनका पोर्ट था तो लोथल से होता था। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं आयरन का यूज़ करते थे, वहाँ पर भी क्वेश्चन में था कि आयरन पर मैंने आपको बताया था कि ये लोग ब्रॉन्ज वगैरह यूज़ करते थे, आयरन का यूज़ नहीं शुरू हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तीसरा तो एकदम मतलब सही है कि हाँ ग्रेड प्लानिंग थी। ठीक है, टाउनशिप के लिए फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड नेक्स्ट जो है जो ग्रेट बाथ वगैरह मिले थे, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदाड़ो का। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी, ए सी डी मतलब ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर 55 देखिए पीक हाइट वेलोसिटी से क्वेश्चन है। द पीक हाइट वेलोसिटी ड्यूरिंग एडोलसेंस सिग्निफाई, तो पीक हाइट वेलोसिटी है एडोलसेंस के टाइम क्या सिग्निफाई करता है? अटेनमेंट ऑफ एडल्ट हाइट, ऑनसेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट, द टाइम व्हेन द growth velocity reaches the highest peak in stature, usually girl reach peak height velocity earlier than the boys। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जो कि ये जो पीक हाइट वेलोसिटी होती है क्या होता है, वो टाइम होता है जब ग्रोथ वेलोसिटी रीच करती हाईएस्ट पीक पर इन स्टेचर में। ओके, और दूसरी चीज़ जो गर्ल्स होती हैं उनकी पीक हाइट वेलोसिटी पहले आ जाती है अर्लियर देन बॉयज़ से पहले आ जाती है। आपने देखा भी होगा कि गर्ल्स जो है मैक्सिमम 15-16 तक उनकी जो हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है। ठीक, और बॉयज़ जो होते हैं वो 16 से लेकर 18 तक। ठीक, उसके बाद उनकी हाइट, वो बाद में उनकी हाइट में वो पीक आता है। ठीक है, ठीक, तो उनकी हाइट बाद में बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शंस में आपको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर चूज करने हैं। पहला है कॉन्ड्रोप्लेसिया, हंटिंगटन डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, फिर फेनिलकेटोनुरिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ये देखिए ऊपर के जो दो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। ठीक है, डोमिनेंट हैं ये, और नीचे के जो दो हैं वो क्या है, रिसेसिव हैं। ओके, तो एक कॉन्ड्रोप्लेसिया और हंटिंगटन जो डिजीज़ है ये क्या है, दोनों हंटिंगटन कोरेई जिसको बोलते हैं, ये दोनों डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विथ हीथ कार्टर 1990 मेथड ऑफ एक्सेसिंग सोमैटोटाइपिंग। ओके, सो मैंने तब आपको शेल्डन की सोमैटोटाइपिंग पूरी समझाई थी, तो वहाँ मैंने कहा था कि आपसे हीथ कार्टर जो मेथड है ये वाइडली यूज्ड मेथड है ऑफ सोमैटोटाइपिंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, समझते हैं। पहला है एंडोमॉर्फिस डिराइव फ्रॉम द सम ऑफ 3 स्किन फोल्ड्स। दूसरा है मेसोमॉर्फिस डिराइव फ्रॉम फैट फ्री मास रिलेटेड टू स्टेचर। तीसरा है एक्टोमॉर्फिस एक्सेस्ड यूजिंग पॉन्ड्रियल इंडेक्स। चौथा है दिस मेथड कंबाइंस बोथ फोटोस्कोपिक एंड एंथ्रोमेट्रिक प्रोसीजर्स टू एस्टिमेट सोमैटोटाइपिंग। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जो हीथ एंड कार्टर का सोमैटोटाइपिंग मेथड है उसमें भी यही शेल्डन की तरह एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और इंडोमॉर्फ 3 लिए जाते हैं। ठीक, और इसमें पहली चीज़ ये जो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये एकदम करेक्ट है कि ये एक ऐसा मेथड जिसमें आप अलग से फोटोस्कोपिक, अलग से एंथ्रोपोमेट्रिक या फिर दोनों को कंबाइन करके आप सोमैटोटाइप को क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको समझा भी दिया और ये सही भी है। अब बात करते हैं इसके पहले ऑप्शन की, एंडोमॉर्फी की। देखिए एंडोमॉर्फी आपसे कह रहा है कि इसमें जब एंडोमॉर्फी ली जाती है किसी इंडिविजुअल की तो वो डिराइव होती है किसकी, क्या कहाँ से, सम ऑफ 3 स्किन फोर्ड्स, 3 स्किन फोर्ड से हम उसको डिराइव करते हैं। तो ये बात एकदम सही है। अब वो 3 स्किन फोर्ड क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो होते हैं, जान लीजिए, पहला क्या होता है, पहला है ट्राइसेप्स लिए जाते हैं, दूसरा आपका लिया जाता है सब स्कैपुलर रीजन, और चौथा आपका लिया जाता, तीसरा आपका लिया जाता है सुप्राइलिएक। ओके, ये 3 यहाँ से लिए जाते हैं। और ये जो एंडोमॉर्फी है इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो पर्सन है उसकी जो फिजिक रिलेटेड फैटनेस है उसको मेज़र किया जाता है। ठीक, तो पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मिजोमॉर्फी इज डिस्क्राइब्ड एज फैट फ्री मास रिलेटेड टू स्टेचर। तो एकदम सही बात है कि इसमें रेशियो लिया जाता है फैट फ्री मास का और जो इंडिविजुअल है उसके स्टेचर का, तो ये भी सही है। थर्ड देखिए, जो कह रहा है एक्टोमॉर्फी है उसको एक्सेस किया जाता है यूजिंग पॉन्ड्रियल इंडेक्स। पॉन्ड्रियल इंडेक्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन कैसा पॉन्ड्रियल, रेसिप्रोकल पॉन्ड्रियल इंडेक्स यूज़ करते हैं, और इसी वजह से ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत हो गया है। ठीक, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकल पॉन्ड्रियल इंडेक्स यूज़ करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ए, बी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर 58 देखिए पूछ रहा है, स्टेटेड बिलो आर सम ऑफ द डर्मेटोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको करेक्ट डर्मेटोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चूज करनी है। ये पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है पैटर्न साइज इज ऑब्टेन बाय रूलिंग अ लाइन फ्रॉम ईच ट्राई रेडियस टू द core of the pattern and counting the number of the ridges in its crosses. The pattern size score of world are more than arches. The number of tri-radii for double loops and world is same. The range pattern of intensity ranges from 0 to 10. Okay, देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि जो पैटर्न साइज है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय रूलिंग अ लाइन फ्रॉम ईच ट्राई रेडियाई। ट्राई रेडियस क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया है क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त, ऑफ द कोर पैटर्न एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ रिजेस इट क्रॉसेस। जितना रिज वो क्रॉस करता है उसको काउंट करके हम लोग पैटर्न साइज पता करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द पैटर्न साइज स्कोर ऑफ वर्ल्ड आर मोर देन आर्चेस, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ ट्राई रेडियाई फॉर डबल लूप के लिए जो नंबर ऑफ ट्राई रेडियाई वर्ल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ये भी सही है। चौथा देखिए, द रेंज ऑफ पैटर्न इंटेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत, क्योंकि ये कितना होता है, ये 0 to 3 होता है। ओके, यहाँ पर जो 0 to 10 लिखा है रेंज ऑफ पैटर्न इंटेंसिटी, तो ये इसी वजह से गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे पूछ रहा है, एविडेंस ऑफ पेंटिंग मेड बाय क्रो-मैग्नन पीपल वर फाउंड इन द केव्स लोकेटेड। जो क्रो-मैग्नन के द्वारा थ्रू बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं उसके एविडेंसेस कौन सी केव्स में मिलते हैं, सदर्न फ्रांस की केव में, इटली की केव में, स्पेन की केव में, या फिर ग्रीस की केव में। तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट हमें जो केव पेंटिंग मिलती हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से मिलती है, एक तो फ्रांस से और दूसरा स्पेन से। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेप्टोग्लोबुलिन। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया पूरा, मतलब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ही पूरा समझा दिया है ब्लड का। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी प्लीज़ देखिए, क्योंकि देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये पेपर 22 फेब का है तो फिर 14 दिसंबर को फिर उसी से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, उसी क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको बताया है कि हेप्टोग्लोबुलिन कहाँ है, कहाँ ब्लड की क्लासिफिकेशन में होता है, ठीक है, क्या पाया जाता है। तो देखिए वहीं से क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है, दिस इज अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, दिस इज अ बीटा ग्लोबुलिन है, इट हैज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 85,000, इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसफरिंग फ्री हीमोग्लोबिन टू लीवर। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको पढ़ाया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला कि ये एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, दूसरा ये बीटा ग्लोबुलिन नहीं है, ये गलत हो गया, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ही होता है 85,000, और ये किससे कंसर्न होता है, ट्रांसफेरिन से। ट्रांसफेरिन फ्री हीमोग्लोबिन होता है किसके लिए, लीवर के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं। ओके, ठीक,
मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 60 to 90 सॉल्व करेंगे और ये पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लिंक जो कमेंट बॉक्स में अपने जो रिक्वेस्ट की है, जो टॉपिक का, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से उसको कवर करूँ इस पेपर के बाद। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए। आपके जो भी फीडबैक है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।